अब हमारा चैप्टर है इंटर स्टेट रिलेशंस का। देखो, हमने सेंटर स्टेट तो रिलेशंस देखे कि भी सेंटर की स्टेट्स के साथ अच्छा कोऑर्डिनेशन बना रहना चाहिए, बट ये भी जरूरी है कि स्टेट्स का आपस में भी कोऑर्डिनेशन अच्छा बना रहे, तभी क्या है देश एक इकट्ठा एक साथ होकर क्या है आगे प्रोग्रेस कर सकता है। अब देखो, इंटर स्टेट रिलेशंस के अंदर हमने संविधान के अंदर जो फैक्टर्स दिए हुए हैं उनको हमने 4 हिस्सों में बांटा। एक तो है एडजुडिकेशन ऑफ इंटरस्टेट वाटर डिस्प्यूट, जो अभी हम डिस्कस करेंगे। एक है कोऑर्डिनेशन थ्रू इंटरस्टेट काउंसिल, ये काफी इंपॉर्टेंट है, ये नेक्स्ट स्लाइड में हम डिस्कस करते हैं। और उसके बाद में म्यूचुअल रिकॉग्निशन ऑफ पब्लिक एक्ट रिकॉर्ड एंड जुडिशियल प्रोसीडिंग, तीसरा और चौथा है फ्रीडम ऑफ इंटरस्टेट ट्रेड कॉमर्स एंड इंटरकोर्स। ये 4 टॉपिक हैं जो संविधान के अंदर दिए हुए हैं कहीं ना कहीं इंटरस्टेट रिलेशंस को बेटर करने के लिए। तो इसमें हम ये जो इंटरस्टेट काउंसिल वाला है ये नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे, बाकी तीनों अभी इसी स्लाइड में देख लेते हैं। तो क्या कह रहा है कि एडजुडिकेशन ऑफ इंटरस्टेट वाटर डिस्प्यूट, अगर मान लो कोई रिवर है, कोई नदी है, वो अब कई सारे स्टेट्स में से होकर गुजरती है। अब नदी के पानी पर अगर स्टेट्स का आपस में कोई झगड़ा है या कोई रिवर वैली है, समझ गए ना, पहाड़ों के बीच में से जब नदी गुजरती है तो वैली जो क्रिएट होती है। अब रिवर वैली है, वैली के संबंधित कोई झगड़ा है, तो इंटरस्टेट रिवर या इंटरस्टेट वैली के लिए अगर कोई स्टेट्स में झगड़ा हो गया तो उसका निपटारा करने की पावर, उसका न्याय करने की पावर किसके पास है? आर्टिकल 262 कहता है इसके बारे में कि पार्लियामेंट कैन प्रोवाइड एडजुडिकेशन ऑफ इंटरस्टेट रिवर या वैली डिस्प्यूट, कि कोर्ट जाने की जरूरत नहीं है। सॉरी, पार्लियामेंट इंटरस्टेट रिवर वाटर डिस्प्यूट का क्या है, एडजुडिकेशन कर सकती है। पार्लियामेंट अपने हिसाब से कोई कानून बना सकती है और उस कानून के हिसाब से क्या है उसका न्याय किया जाएगा। फर्दर, पार्लियामेंट में ऑल्सो प्रोवाइड दैट नो एससी बोल तो सुप्रीम कोर्ट, यहां पर नो सुप्रीम कोर्ट और एनी अदर कोर्ट कैन एक्सरसाइज सच जुरिस्डिक्शन। पार्लियामेंट इंटरस्टेट रिवर वाटर डिस्प्यूट के लिए कानून तो बना ही सकती है, इसके अलावा यह भी कह सकती है कि सुप्रीम कोर्ट और जो कोई दूसरे कोर्ट्स हैं उनकी कोई जुरिस्डिक्शन नहीं है इस मामले में। मतलब इस मामले में सुप्रीम कोर्ट कुछ नहीं कह सकता, इस मामले में तो पार्लियामेंट जो कानून बनाएगी वो अथॉरिटी ही कहेगी। और पार्लियामेंट ने ऐसे 2 एक्ट बनाए हैं, पार्लियामेंट ने ऐसे 2 एक्ट बनाए हैं। पहला है रिवर बोर्ड एक्ट 1956 और दूसरा है इंटरस्टेट वाटर डिस्प्यूट एक्ट। रिवर बोर्ड एक्ट 1956 क्या है? रिवर बोर्ड 1956 क्या कहता है? रिवर बोर्ड एक्ट कि प्रोवाइड्स फॉर एस्टेब्लिशमेंट ऑफ रिवर बोर्ड्स बाय सीजी, बोले तो सेंट्रल गवर्नमेंट ऑन रिक्वेस्ट ऑफ कंसर्न्ड स्टेट गवर्नमेंट्स, एसजी। मान लो कि कोई नदी कुछ 2-3 स्टेट से होकर गुजर रही है और 2 स्टेट्स को आपस में कुछ कॉमन इश्यूज हैं, तो वो सेंट्रल गवर्नमेंट को रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि देखो जी, हमें एक रिवर बोर्ड बनाकर दे दो ताकि हम आपसी सुलह करके अपना काम आगे बढ़ा पाए। तो रिवर बोर्ड एक्ट, रिवर बोर्ड कौन बनाएगा? सेंट्रल गवर्नमेंट बनाएगी। किसके कहने पर बनाएगी? स्टेट गवर्नमेंट्स, जो कंसर्न स्टेट गवर्नमेंट उनकी रिक्वेस्ट पे बनाएगी। किस लिए बनाएगी? फॉर रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ इंटरस्टेट रिवर और इंटरस्टेट वैली। इंटरस्टेट वैली या इंटरस्टेट रिवर की रेगुलेशन और उसके डेवलपमेंट के लिए बनाएगी। इसके बाद अगला कौन सा है? इंटरस्टेट वाटर डिस्प्यूट एक्ट। इसमें क्या कहता है कि पार्लियामेंट एम्पावर द सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर सेटिंग अप एन एडहॉक ट्रिब्यूनल फॉर इंटरस्टेट वाटर डिस्प्यूट। बिल्कुल, पार्लियामेंट ने इस एक्ट के जरिए सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर दे दी कि अगर 2 या 2 से ज्यादा स्टेट्स में अगर कोई झगड़ा होता है इंटरस्टेट वाटर को लेकर, तो आप एक एडहॉक ट्रिब्यूनल बना सकते हो। उस पर्टिकुलर झगड़े के निपटारे के लिए एक पर्टिकुलर ट्रिब्यूनल बना सकते हो। वो ट्रिब्यूनल उस झगड़े का निपटारा कर देगी तो उस ट्रिब्यूनल को भी क्या है, खत्म कर दिया जाएगा। समझ गए? और जो ट्रिब्यूनल का डिसीजन होगा वो उन कंसर्न्ड पार्टीज के लिए
बाइंडिंग होगा, उनको मानना ही पड़ेगा उसे। समझ गए? तो 2 एक्ट है। एक बात और, ये इंटरस्टेट वाटर डिस्प्यूट एक्ट के अंडर अब तक लगभग 14 से 15 ट्रिब्यूनल बन चुकी है, क्योंकि किसी ना किसी स्टेट्स में तो झगड़ा चलता ही रहता है। अब ये भी बात उठने लगी है कि क्यों ना एक परमानेंट ट्रिब्यूनल ही बना दी जाए जो आपस में वाटर डिस्प्यूट के एक मुद्दों को सुनती रहे। तो ये 2 एक्ट हैं जो आर्टिकल 262 में जो पार्लियामेंट को पावर दी गई है उसके अंडर बने हैं। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है काफी। फिर है कोऑर्डिनेशन थ्रू इंटरस्टेट काउंसिल, ये थोड़ी देर में पढ़ते हैं अभी हम। अगला है म्यूचुअल रिकॉग्निशन ऑफ पब्लिक एक्ट्स, रिकॉर्ड्स एंड जुडिशियल प्रोसीडिंग। स्टेट्स के आपस में जो पब्लिक रिकॉर्ड हैं, कानून हैं, या जो क्या है कोर्ट के जो फैसले हैं, उनकी आपस में क्या वैल्यू है। कीवर्ड याद रख लो, फुल फेथ एंड क्रेडिट गिवन। सेंटर स्टेट में भी ये था और स्टेट्स का आपस में भी है। देसी भाषा में जो भी सरकारी कागजात हैं, एक स्टेट का दूसरे स्टेट में फुल विश्वास किया जाएगा, उसका उस पर क्वेश्चनिंग नहीं की जाएगी। फुल फेथ एंड क्रेडिट गिवन टू ईच अबोव रिकॉर्ड ऑफ स्टेट गवर्नमेंट्स बट सब्जेक्ट टू द पावर ऑफ पार्लियामेंट। पार्लियामेंट के पास पावर है टू ले डाउन द मोड ऑफ प्रूफ, की भी अगर आपस में कागज प्रूफ करने तो क्या उसका मोड ऑफ प्रूफ क्या रहेगा, और एक एक्ट का, स्टेट के एक एक्ट का दूसरे स्टेट पर क्या प्रभाव पड़ेगा, यह भी पार्लियामेंट बताएगी। ठीक है। अब बात करें अगर कोर्ट के जजमेंट की। कोर्ट के जजमेंट आपको पता है 2 तरह के होते हैं, एक तो सिविल जजमेंट और एक क्रिमिनल जजमेंट। सिविल जजमेंट तो किसी भी स्टेट की, किसी भी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने अगर कोई सिविल जजमेंट दिया है तो वो पूरे भारत में लागू होगा। किसी दूसरे कोर्ट में सेम वही मुद्दा दोबारा उठाने की जरूरत नहीं है, उसे माना जा सकता है, उठाया भी जा सकता है, बट जो सिविल जजमेंट आई है किसी और स्टेट में, उस सिविल जजमेंट को रेफर दूसरे स्टेट के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में भी किया जा सकता है। लेकिन क्रिमिनल जजमेंट में ऐसा नहीं है, जो पीनल लॉज हैं। क्रिमिनल जजमेंट क्या होगी, अगर महाराष्ट्र की कोई जजमेंट है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की तो महाराष्ट्र स्टेट में ही लगेगी, दूसरे स्टेट में नहीं लगेगी। तो यह भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, जो जजमेंट्स के रिगार्डिंग डिफरेंस है स्टेट्स की जुरिस्डिक्शन के अंदर। अगला क्या है, अगला है फ्रीडम ऑफ इंटरस्टेट ट्रेड, कॉमर्स एंड इंटरकोर्स। बिल्कुल, स्टेट्स का जो आपस में जो कारोबार है वो फ्री होना चाहिए, हमारे संविधान के अंदर लिखा हुआ है। आप जिस मर्जी स्टेट में जाके अपना कारोबार शुरू कर सकते हो, कोई भी स्टेट आपको रोक नहीं सकता, बिल्कुल फ्री है। आर्टिकल 301 कहता है फुल फ्रीडम है, जिस मर्जी स्टेट में कारोबार करो। एक स्टेट दूसरे स्टेट के बाशिंदे को रोक नहीं सकता कि यहां काम नहीं करना आपने। लेकिन रिस्ट्रिक्शन कुछ है आर्टिकल 302 से 305। 302 पहला, 303, 304, 305, 4 रिस्ट्रिक्शन है हमारे पास। पार्लियामेंट कैन इंपोज रिस्ट्रिक्शन बट नो पार्शियलिटी बिटवीन स्टेट्स। बिल्कुल, अगर पार्लियामेंट को लगता है कि पब्लिक इंटरेस्ट में, अपनी मर्जी से नहीं होगा ये सारे काम किस में होंगे, पब्लिक इंटरेस्ट में। अगर पार्लियामेंट को लगता है कि जनता के हित में है कि कोई पर्टिकुलर चीज है वो एक स्टेट से दूसरे स्टेट में ना जाने दी जाए। सपोज करो कि एक स्टेट के अंदर ओपीएम की खेती होती है, अफीम की खेती होती है, और पार्लियामेंट को लगता है कि ये इस स्टेट से बाहर नहीं जानी चाहिए, तो वो उसके ऊपर रोक लगा सकती है। एक स्टेट है जहां मान लो गांजा लीगल है, तो दूसरे स्टेट में उसको रोका जा सकता है, पार्लियामेंट कानून बना सकती है, पार्लियामेंट रिस्ट्रिक्शन लगा सकती है। लेकिन जब वो रिस्ट्रिक्शन लगाएगी तो वो स्टेट्स में भेदभाव नहीं कर सकती। यूं नहीं है कि किसी एक स्टेट के लिए पार्शियलिटी कर दी, जहां अपनी पार्टी की सरकार है वहां कोई भेदभाव दिखा दिया, ऐसा नहीं हो सकता। दूसरा, स्टेट लेजिस्लेचर कैन इंपोज रिस्ट्रिक्शन। जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से पार्लियामेंट रिस्ट्रिक्शन लगा सकती है जनता के हित में, वैसे ही स्टेट गवर्नमेंट भी रिस्ट्रिक्शन लगा सकती है पब्लिक इंटरेस्ट को देखते हुए। यह भी बात पब्लिक इंटरेस्ट में ही होगी, मन मर्जी नहीं चलेगी।
पब्लिक इंटरेस्ट को देखते हुए स्टेट लेजिस्लेचर भी रिस्ट्रिक्शन लगा सकती है। लेकिन यहां एक पेच है, क्या है कि अगर स्टेट गवर्नमेंट को रिस्ट्रिक्शन लगानी है तो उन्हें पहले वो जब कानून बनाना चाहेंगे स्टेट लेजिस्लेचर के अंदर, उस बिल का पहले प्रायर सैंक्शन लेना पड़ेगा प्रेसिडेंट से। प्रेसिडेंट मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट। तो यहां पर एक इस पे रोक लग गई। तो कहीं ना कहीं सेंटर ने अपने अंडर रखा इस पावर को कि स्टेट अपनी मर्जी से रिस्ट्रिक्शन नहीं लगा सकता। स्टेट लेजिस्लेचर कैन इंपोज रिस्ट्रिक्शन बट बिल रिक्वायर प्रायर सैंक्शन ऑफ प्रेसिडेंट। प्रायर सैंक्शन चाहिए प्रेसिडेंट का। तीसरा क्या है, स्टेट लेजिस्लेचर कैन इंपोज टैक्स ऑन गुड्स इंपोर्टेड फ्रॉम अदर स्टेट्स। बिल्कुल, एक स्टेट में दूसरे स्टेट से अगर माल आ रहा है तो वो स्टेट उस स्टेट से जो माल आ रहा है उसके ऊपर टैक्स लगा सकता है। लेकिन यहां पर भी क्या है, प्रोहिबिशन की गई है कि डिस्क्रिमिनेटरी प्रैक्टिस नहीं होनी चाहिए। जैसे मान लो हरियाणा में दिल्ली से माल आ रहा है, तो हरियाणा ये चाहता है कि हरियाणा का जो माल है वो ज्यादा बिके, तो दिल्ली वाले माल को महंगा कर दें, दिल्ली वाले माल पर टैक्स लगा दो ताकि माल महंगा हो जाएगा तो लोग यहां के दिल्ली वाला माल खरीदेंगे नहीं। ऐसा नहीं हो सकता। हां, अगर वहां टैक्सेस ऑलरेडी लग रहे हैं तो फिर आप अपने यहां टैक्स लगा सकते हो उसको बराबर करने के लिए, ऐसा कर सकते हो। लेकिन डिस्क्रिमिनेटरी प्रैक्टिसेस नहीं कर सकते, डिस्क्रिमिनेटरी टैक्सेस नहीं लगा सकते। ये स्पेशल रोक लगाई गई। और ये 3 रिस्ट्रिक्शन हो गई। चौथी बड़ी इंपॉर्टेंट है, द फ्रीडम इज सब्जेक्ट टू द नेशनलाइजेशन लॉ। बिल्कुल, एक नेशनलाइजेशन लॉ है हमारे देश के अंदर। नेशनलाइजेशन लॉ क्या है, सरकार को पावर देता है कि अगर सरकार को लगे कोई पर्टिकुलर चीज का कारोबार केवल सरकार ही करेगी तो सरकार ऐसा कर सकती है और उसका प्राइवेटाइजेशन खत्म कर सकती है। कहते हैं ना भी बैंक नेशनलाइज कर दिए, मतलब बैंक सारे सरकार के पास आ जाएंगे। जैसे रेलवे ऑलरेडी नेशनलाइज है, रेलवे केवल सरकार ही चलाती है, तो वही चीज है। तो अगर भी ठीक है, कोई भी व्यक्ति कोई भी व्यापार किसी भी स्टेट में कर सकता है, लेकिन अगर वो चीज नेशनलाइज हो गई तो केवल सरकार ही करेगी, उस फ्रीडम को रोका जा सकता है। ये 4 रिस्ट्रिक्शन है, ठीक है। इसके अलावा सेंट्रल गवर्नमेंट ने पार्लियामेंट को पावर दे रखी है कि आप कोई अथॉरिटी बनाओ, ऐसी कोई बोर्ड बनाओ, कोई अथॉरिटी बनाओ जो देश के अंदर इंटर स्टेट ट्रेड को देखे, ये देखे कि आप प्रॉपर फ्रीडम बनी हुई है, कोई स्टेट कोई रोक तो नहीं रहा किसी दूसरे स्टेट से माल आने पर या बेचने पर, उस स्टेट से दूसरे स्टेट माल बेचने पर। लेकिन ऐसी कोई अथॉरिटी बनाई नहीं हुई है, हमने पहले भी डिस्कस किया था। द पार्लियामेंट कैन अपॉइंट एन अप्रोप्रिएट अथॉरिटी फॉर कैरिंग आउट द अबव प्रोविजंस बट नो सच अथॉरिटी हैज बीन अपॉइंटेड। ऐसी कोई अथॉरिटी अभी तक अपॉइंट नहीं हुई है। तो हमने संविधान के तहत 4 मुद्दे थे, उसमें से कोऑर्डिनेशन थ्रू इंटरस्टेट काउंसिल अभी छोड़ रखा है, वो अभी कर लेते हैं। एक और बता दो, संविधान के अंदर 4 प्रोविजन दिए हैं मेन। एक, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उन्होंने भी स्टेट्स में आपस में समन्वय बने रहे, उसके लिए जोनल काउंसिल्स बना रखी है। देश को 5 जोन्स में बांट रखा है, नॉर्थ ईस्ट की अलग जोनल काउंसिल बना रखी है, वो भी हम देख लेंगे साथ साथ ही इसके। तो संवैधानिक तो ये 4 है, और वो क्या है, वो पार्लियामेंट द्वारा बनाई गई है, वो भी जोनल काउंसिल में हम साथ साथ देख लेंगे। तो आई होप आपको इतना तो अब तक समझ आया होगा। अब हम कर लेते हैं इसे आगे। अब इंटर स्टेट काउंसिल भी देख लेते हैं। दरअसल जो इंटर स्टेट काउंसिल है उसका प्रोविजन दिया हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल नंबर 263 में। आर्टिकल 263 क्या कहता है कि अगर प्रेसिडेंट चाहे तो, अगर देश का राष्ट्रपति चाहे तो वो इस्टेब्लिश कर सकता है एक इंटर स्टेट काउंसिल, ठीक है। अगर उसको पब्लिक इंटरेस्ट में लगता है कि जनता के हित में है कि इंटर स्टेट काउंसिल की स्थापना होनी चाहिए तो वो स्थापना कर सकता है। आर्टिकल 263 बताता है कि इंटर स्टेट काउंसिल की क्या ड्यूटीज रहेगी, और ये केवल एडवाइजरी नेचर की, ध्यान रखना, ठीक है। केवल एडवाइजरी, मतलब इंटर स्टेट काउंसिल जो अपनी राय देगी वो केवल राय ही है, जरूरी नहीं है कि सभी स्टेट्स उसकी बात को माने। गेटिंग ना? तो देखो क्या है, सबसे पहला पॉइंट है enquiring into and advising upon disputes which may arise between states। कि इंटरस्टेट काउंसिल का क्या काम है कि आपस में मिले, बैठे, इंक्वायरी करे, राय दे कि जो आपस के जो डिस्प्यूट है जो इन फ्यूचर अराइज हो सकते हैं उनको पहले से ही उनकी सुलह करके चले। हालांकि संविधान के अंदर आर्टिकल 131 है
जो सुप्रीम कोर्ट को पावर देता है कि सुप्रीम कोर्ट स्टेट्स के आपसी झगड़े निपटा सकता है। देखो यहां पर प्लीज है ना, एक तो इंटरस्टेट वाटर डिस्प्यूट था और एक ये इंटरस्टेट बाकी डिस्प्यूट है, बाकी मुद्दों डिस्प्यूट है, इनको मिक्स मत करना। इंटरस्टेट वाटर डिस्प्यूट में तो ट्रिब्यूनल बनाने की पावर है पार्लियामेंट के पास और सुप्रीम कोर्ट की कोई अथॉरिटी नहीं है। लेकिन अगर इंटरस्टेट वाटर डिस्प्यूट के अलावा अगर कोई और डिस्प्यूट है तो सुप्रीम कोर्ट के पास आर्टिकल 131 के पास आर्टिकल 131 के अंदर पावर है कि सुप्रीम कोर्ट इन डिस्प्यूट्स को सुलझा सकता है और अपने बाइंडिंग डिसीजंस दे सकता है स्टेट्स के लिए। अब वो पावर वहां दी हुई है, इसका मतलब ये नहीं कि इसका कोई इफेक्ट है। ये तो इंटरस्टेट काउंसिल तो सिर्फ आपस में सलाह मशवरा करके क्या है, कोशिश करेगी डिस्प्यूट क्रिएट ही ना हो। तो पहली तो ये काम हो गया इंटरस्टेट काउंसिल का। दूसरा क्या है, इन्वेस्टिगेटिंग एंड डिस्कसिंग अ सब्जेक्ट इन विच स्टेट्स और सेंटर एंड स्टेट्स हैव कॉमन इंटरेस्ट। देखो कोई ऐसे मुद्दे जिनमें स्टेट्स का आपस में कॉमन हित है या सेंटर और स्टेट्स का आपस में कॉमन हित है, तो उन मुद्दों के ऊपर इन्वेस्टिगेशन और डिस्कशन हो सकती है इंटरस्टेट काउंसिल के अंदर। ये दूसरा काम है। तीसरा क्या है, मेकिंग रिकमेंडेशन ऑन एनी सच सब्जेक्ट एंड पर्टिकुलरली फॉर द बेटर कोऑर्डिनेशन ऑफ पॉलिसी एंड एक्शन ऑन इट। क्या है, जो भी हमने ऊपर बात की है इनके ऊपर कोई भी रिकमेंडेशन देना ताकि बेटर कोऑर्डिनेशन हो सके पॉलिसी का और उसके ऊपर कार्य हो सके। मतलब मिलजुल के सारे स्टेट सेंटर क्या है, प्रगति की ओर देश को लेके जा सके। इसलिए इंटरस्टेट काउंसिल की स्थापना कर सकते हैं। आर्टिकल 263 में कौन स्थापना करेगा, प्रेसिडेंट करेगा। और इंटरस्टेट काउंसिल जो भी आगे एडवाइस इशू करेगी वो एडवाइजरी नेचर की ही होगी, बाइंडिंग नेचर्स की नहीं होगी स्टेट्स के लिए। ठीक है, तो ये आर्टिकल 263 एम्पावर करता है प्रेसिडेंट को। लेकिन क्या आर्टिकल 263 के अंदर प्रेसिडेंट ने इंटरस्टेट काउंसिल्स की स्थापना की? बिल्कुल की, इंटरस्टेट काउंसिल की, जिसमें सबसे पहले तो है सेंट्रल काउंसिल ऑफ हेल्थ जो हेल्थ के लिए काम करती थी, सभी स्टेट्स को मिलाकर चलती थी। और एक है सेंट्रल काउंसिल फॉर लोकल गवर्नमेंट एंड अर्बन डेवलपमेंट। और तीसरी बनी 4 रीजनल काउंसिल सेल टैक्स के लिए, नॉर्दर्न, साउदर्न, ईस्टर्न एंड वेस्टर्न। अब हालांकि सेल टैक्स अबोलिश हो गया, मोस्टली स्टेट्स के अंदर वैट अबोलिश हो चुका है कुछ चीजों को छोड़ के, तो उसकी जगह जीएसटी काउंसिल आ गई है। ठीक है, तो ये क्या है, प्रेसिडेंट ने ही ये तीनों तरह की क्या है काउंसिल्स की स्थापना की थी। हालांकि देश के अंदर सेंट्रल काउंसिल ऑफ इंडियन मेडिसिन भी है, सेंट्रल काउंसिल ऑफ होम्योपैथी भी है, लेकिन ये आर्टिकल 263 के अंदर नहीं बनी है। ये स्टैट्यूटरी बॉडी है, ये कानून के तहत बनी है, स्टैट्यूटरी पार्लियामेंट में एक्ट पास हुआ उसके तहत बनी है। लेकिन ये जो ऊपर वाली है ये आर्टिकल 263 के अंदर प्रेसिडेंट ने इंटरस्टेट काउंसिल के प्रोविजंस के तहत ये काउंसिल बनाई है। तो आप देख रहे हो अलग अलग टॉपिक पर अलग अलग काउंसिल बनी। फिर एक कमीशन बैठा जिसका नाम था सरकारिया कमीशन। इंपोर्टेंट करो नोट, सरकारिया कमीशन। सरकारिया कमीशन ने कहा कि भाई अलग अलग टॉपिक पर अलग अलग काउंसिल्स बनाने की जरूरत नहीं है, एक ही इंटरस्टेट काउंसिल की स्थापना कर दो जो सभी मुद्दों पर, जो कॉमन मुद्दे हैं जो अभी हमने यहां डिस्कस किया। हालांकि सरकारिया कमीशन ने केवल ये बी और सी पॉइंट, ए पॉइंट छोड़ के बी और सी पॉइंट के लिए कहा कि बी और सी पॉइंट के लिए एक ही इंटरस्टेट काउंसिल की स्थापना कर दो। ये देखो मैंने इन दोनों को यहां पर ये ब्रैकेट में लेकर ये हमारी एरो ऊपर जाके ये क्या कह रही है, सरकारिया कमीशन स्ट्रांगली रिकमेंडेड फॉर परमानेंट इंटरस्टेट काउंसिल, केवल इन 2 मुद्दों के लिए, बी और सी के लिए। बी कौन से दोबारा देख लो, इन्वेस्टिगेटिंग एंड डिस्कसिंग अ सब्जेक्ट इन विच स्टेट्स और सेंटर एंड स्टेट्स हैव कॉमन इंटरेस्ट। कॉमन इंटरेस्ट के मुद्दे डिस्कस करो, इन्वेस्टिगेट करो और उसके क्या है सलाह मशवरा करके उसको आगे लेके जाओ। और क्या है, रिकमेंडेशन देना कोई भी ऐसे सब्जेक्ट के ऊपर जिसके ऊपर बात कर रहे हैं, ताकि पॉलिसी का बेटर कोऑर्डिनेशन रहे। ऐसा ना हो कि स्टेट्स आपस में झगड़ा करें, जो भी पॉलिसी बनाई जाए सब मिलजुल कर उसको आगे लेके जा सके। तो बी और सी पॉइंट के लिए सरकारी कमीशन ने कहा कि परमानेंट इंटरस्टेट काउंसिल की स्थापना कर दो, और 1990 के अंदर परमानेंट इंटरस्टेट काउंसिल की स्थापना कर दी गई जनता दल गवर्नमेंट के द्वारा। ठीक है, समझ गए। और इस इंटरस्टेट काउंसिल के मेंबर कौन कौन से होंगे बताया, स्पेशली बताया कि एक तो प्रधानमंत्री हमारे पीएम चेयरमैन होंगे इंटरस्टेट काउंसिल के, और सारे जो स्टेट्स हैं उनके चीफ मिनिस्टर्स, सीएम ऑफ ऑल स्टेट्स। अगर किसी यूनियन टेरिटरी के अंदर सीएम है जैसे कि दिल्ली के अंदर है तो वो भी मेंबर होंगे। और एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ यूटी, जिन यूनियन टेरिटरीज के अंदर सीएम नहीं है, लेजिस्लेचर नहीं है, जैसे पुडुचेरी वगैरह, वहां के जो एडमिनिस्ट्रेटर है वो मेंबर होंगे इंटरस्टेट काउंसिल के। और अगर किसी स्टेट में गवर्नर रूल लगा हुआ है
ठीक है, अगर गवर्नर रूल लगा हुआ है, प्रेसिडेंट रूल कह दो जिसको, अगर प्रेसिडेंट रूल लगा हुआ है तो उस स्टेट का गवर्नर इंटरस्टेट काउंसिल का मेंबर होगा। और इसके अलावा 6 सेंट्रल कैबिनेट मिनिस्टर, जिसमें एक होगा होम मिनिस्टर, मतलब एक तो होम मिनिस्टर और 5 बाकी सेंट्रल कैबिनेट मिनिस्टर, वो भी मेंबर होंगे। कौन से 5 कैबिनेट मिनिस्टर होंगे वो हमारे प्रधानमंत्री क्या है नॉमिनेट करेंगे। तो ये तो हो गए हमारे मेंबर ऑफ द काउंसिल। और कुछ काउंसिल के परमानेंट इनवाइटीज है, मतलब जिनको काउंसिल में बुलाया ही बुलाया जाएगा मीटिंग्स के अंदर। कौन है इनवाइटीज? 5 मिनिस्टर ऑफ कैबिनेट रैंक, कैबिनेट रैंक के 5 मिनिस्टर, वो भी प्रधानमंत्री ही नॉमिनेट करेंगे। कौन से 5 कैबिनेट मिनिस्टर क्या है इनवाइटी होंगे हमारे इंटरस्टेट काउंसिल की मीटिंग के। इस इंटरस्टेट काउंसिल की क्या ड्यूटी है, ये बी और सी पॉइंट हमने पढ़े ही हैं। सरकारिया कमीशन ने कहा था बी और सी पॉइंट के लिए परमानेंट क्या काउंसिल बना दो, तो बी और सी पॉइंट तो है ही, सेम एज बी एंड सी ऑफ आर्टिकल 3। ठीक है, इसके अलावा एक काम और दे दिया, वन मोर, कि सच अदर मैटर एज डेलिब्रेटेड बाय पीएम। प्रधानमंत्री को लगे कि कोई कॉमन मुद्दा है, कोई ऐसा मुद्दा है जो काउंसिल के अंदर आना चाहिए, तो वो और मैटर भी ऐड करवाया जा सकता है। बिल्कुल अच्छी बात है। और मे मीट एटलीस्ट थ्राइस इन ईयर, एक साल में कोशिश करने की 3 मीटिंग तो हो ही हो। और सारी की सारी इंटरस्टेट काउंसिल की जो मीटिंग होगी वो अंडर कैमरा होगी, पूरा रिकॉर्ड रखा जाएगा उसका। ठीक है, अब इंटरस्टेट काउंसिल की जो मीटिंग होगी उस मीटिंग में कौन से मुद्दे डिस्कस किए जाए, एजेंडा कौन बनाएगा। भाई मुद्दे उठाने तो पड़ेंगे ना, भाई ये वाले मुद्दे हैं जो इस मीटिंग के अंदर डिस्कशन होनी चाहिए। एजेंडा बनाने के लिए एक स्टैंडिंग कमेटी की स्थापना की गई फॉर मैटर प्रोसेसिंग फॉर इंटरस्टेट काउंसिल। इंटरस्टेट काउंसिल के लिए मैटर प्रोसेस करना, एजेंडा बनाकर देना, उसके लिए स्टैंडिंग कमेटी की स्थापना की गई। स्टैंडिंग कमेटी के मेंबर कौन कौन से थे? एक तो होम मिनिस्टर जो थे वो स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन बना दिए, और इसके अलावा 5 यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर स्टैंडिंग कमेटी के मेंबर हो गए, और इसके अलावा 9 चीफ मिनिस्टर, जितने भी स्टेट्स उसमें से 9 स्टेट के चीफ मिनिस्टर भी क्या है स्टैंडिंग कमेटी के मेंबर बना दिए। ठीक है, स्टैंडिंग कमेटी मैटर प्रोसेस करेगी, एजेंडा प्रोसेस करेगी, और इंटरस्टेट काउंसिल उसके ऊपर डिस्कशन करेगी। अब जो कागजी कार्रवाई वगैरह है, जो रिकॉर्ड कीपिंग वगैरह है, जो हिसाब किताब जो रखना है, वो सारा काम के लिए क्या बना दिया गया? सेक्रेटरिएट। सेक्रेटरिएट के अंदर कौन हेड करेगा? जो हमारा सेक्रेटरी होगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, सेक्रेटरी टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, वो इसका हेड होगा। और ये जो सेक्रेटरिएट है वो केवल इंटरस्टेट काउंसिल का सेक्रेटरिएट नहीं है, ये जो जोनल काउंसिल्स हैं उनका भी है। मैंने अभी आपको बताया था ना कि भाई एक तो संविधान के अंदर 4 मुद्दे हमने देखे, इसके अलावा जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट है उसने जोनल काउंसिल भी बना रखी है, उनके लिए भी ये सेक्रेटरिएट क्या है, एज ए सेक्रेटरिएट ही उनके लिए काम करेगा। अब जोनल काउंसिल क्या है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन हल्की सी दिमाग में उसके पॉइंट रखिए, सुन लीजिए, उसके बारे में नोट करना चाहो नोट कर सकते हो। जब स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट आया, जब क्या है स्टेट्स में भारी फेरबदल हुआ, 1956 का जो एक्ट आया, उस वक्त देश के अंदर 5 जोन्स में पूरे देश को डिवाइड कर दिया गया जोनल काउंसिल्स बनाने के लिए, नॉर्दर्न, साउदर्न, ईस्टर्न, वेस्टर्न और सेंट्रल। जितने भी स्टेट्स हैं उनको इन 5 जोन्स में बांट दिया गया और हर जोन की अलग काउंसिल बना दी गई। ठीक है, 5 काउंसिल हो गई। उन काउंसिल के मेंबर कौन थे? जो भारत का हमारे होम मिनिस्टर हैं वो हर काउंसिल के चेयरमैन थे, चेयरमैन होंगे। हर काउंसिल के चेयरमैन कौन है? होम मिनिस्टर। और जितने भी उन स्टेट्स के सीएम हैं या यूटीज के जो सीएम हैं वो उनके क्या हो गए? वो भी मेंबर हो गए। जो चीफ सेक्रेटरीज हैं स्टेट के वो भी उसके मेंबर हो गए। गेटिंग? इसके अलावा 2 और मिनिस्टर भी हर स्टेट से उस जनरल काउंसिल के मेंबर हो गए। जो चीफ मिनिस्टर हैं बाय रोटेशन वो वाइस चेयरमैन के रूप में, चेयरमैन तो कौन हो गया? होम मिनिस्टर हो गए, वाइस चेयरमैन क्या है? चीफ मिनिस्टर रहेंगे। तो 5 जोन के इस तरीके से मेंबर बना दिए गए। 5 जोन में कॉमन प्रेसिडेंट था या कॉमन चेयरमैन था जो कि होम मिनिस्टर है, और जो सीएम से बाय रोटेशन वाइस प्रेसिडेंट बनते रहेंगे, वाइस चेयरमैन बनते रहेंगे। समझ गए? ये जोनल काउंसिल काम क्या करेगी? लगभग यही मुद्दे हैं कि आपस में मिलजुल के काम करना है। और जब स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट आया था तो स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के बाद में कोई ज्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट ना हो, कोई ज्यादा शोर शराबा ना हो, दंगे फसाद ना हो, मिलजुल के काम कर पाए, ठीक है, ब्रदरहुड बना रहे, ये सब चीजें ही इन जोनल काउंसिल्स को दी गई। इसके अलावा एक ईस्टर्न काउंसिल और बनी। आपको 7 सिस्टर्स का पता है,
ठीक है। 7 सिस्टर्स का आपको पता है, उसके अंदर सिक्किम और जोड़ दीजिए, 8 स्टेट हो गए नॉर्थ ईस्ट के। 8 स्टेट्स को मिलाकर क्या है, एक ईस्टर्न काउंसिल बनी, उसका भी काम यही था। बस साथ में उन्होंने ये देखा कि हमें 8 स्टेट को मिलकर एक साथ क्या है, आगे बढ़ना है, ताकि उनमें आपसे क्या है, रोड मैप उनका इकट्ठा तैयार हो जाए नॉर्थ ईस्ट स्टेट का। तो ये जोनल काउंसिल्स की मैंने आपको लगभग क्या है, एक इंट्रोडक्शन दी है, इतना ही काफी है। तो दोस्तों ये था हमारा इंटर स्टेट रिलेशंस का चैप्टर। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। इसके कीवर्ड्स प्लीज याद रखिएगा, क्योंकि मेरे हिसाब से इससे बाहर क्वेश्चंस कोई नहीं जाना चाहिए। तो जो भी हम कवर कर रहे हैं एम लक्ष्मीकांत की बुक से काफ़ी हम वहीं से आइडिया ले रहे हैं और वहाँ से इंपॉर्टेंट चीज़ें कर रहे हैं, जो चीज़ें एग्जाम में पूछी जा सकती है केवल वो कवर कर रहे हैं। थैंक यू।